गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल तक जो है हमने हीट इंजन नाम का जो टॉपिक है उसको देखा था। मैं बिल्कुल शॉर्टकट में हीट इंजन इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ, रिवाइज करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हल्के में फटाफट कर लेते हैं। हीट इंजन में क्या होता था दोस्तों, एक सोर्स होता था और इस सोर्स का जो टेम्परेचर है वो T1 जो है वो ज़्यादा होता है देन द सिंक, है ना। दूसरा एक फैक्टर कौन था बच्चों, सिंक। यहाँ पे एक वर्किंग सब्सटेंस होता है ना। और ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है ये भी हम देखेंगे। ये वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है, लेट अस से कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट, और इस हीट को यूज करते हुए वो कुछ एक्सटर्नल वर्क जनरेट करता है ना। दिस वर्किंग सब्सटेंस विल जनरेट सम एक्सटर्नल वर्क, बट वो पूरी की पूरी जितनी हीट ली है Q1 अमाउंट की, वो कंप्लीट पूरे हीट को जो है वो यूज नहीं कर पाता वर्क में। वो 100% Q1 अमाउंट ऑफ हीट को कंज्यूम या कन्वर्ट नहीं कर पाता वर्क में। तो जो बचा हुआ अमाउंट ऑफ एनर्जी है या हीट है वो सिंक में दे देता है, मतलब ही सराउंडिंग में वो रिजेक्ट कर देता है, उसको वो डंप कर देता है, वहां पे वो छोड़ देता है ना। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली, इसने एब्जॉर्ब करी, उसमें से कुछ हीट को उसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया और जो बची हुई हीट थी उसको उसने डंप कर दिया, एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, है ना, सिंक में रिजेक्ट कर दिया। यह है आपका हीट इंजन दोस्तों। और हीट इंजन में हमने देखा था कि ये जो वर्क है तो ये कितना है, दिस इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, इसी में हमने एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन देखी थी जो कि 1 - Q2/Q1 थी। और हमने देखा कि एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, वो हर बार 100% से कम होगी, या 1 कभी नहीं हो सकती, है ना। इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। ठीक है, यहाँ तक जो है कल हमने हमारी क्लास देखी थी। आज जो है हम देखने जा रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ हीट इंजन, कौन से टाइप के हीट इंजन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देयर आर 2 टाइप्स, एक होगा एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा होगा इंटरनल कंबशन इंजन। तो पहला देख लेते हैं हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में बच्चों क्या होता है कि जो कंबशन है, मतलब जो फ्यूल है, जो हीट जो जनरेट हो रही है ना, वो एक्चुअली आउटसाइड द मेन बॉडी ऑफ द इंजन होती है, मतलब इंजन के बाहर कहीं तो भी आउटसाइड वो ये हो रहा होता है, हीट का प्रोडक्शन हो रहा होता है। जैसे कि हमने देखा कि जो रेलवे है, जो हमारा मतलब हीट के ऊपर चलने वाला जो रेलवे इंजन है, उसमें क्या होता है, एक अलग से ट्रॉली है, उसमें हम कोयला डाल रहे हैं, वहां पे हीट जनरेट हो रही है और वो हीट फिर फ्लो होके जो है वो पिस्टन को मूव करती है कि नहीं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो हीट है वो आउटसाइड द बॉडी जनरेट करी गई, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। हम इसको क्या लिख सकेंगे, heat is produced by burning the fuel in a chamber outside the main body, है ना। In this, heat is produced in a chamber by burning a fuel outside द मेन बॉडी, है ना। इसका आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या ले सकते हो दोस्तों, एग्जाम्पल होगा इसका स्टीम इंजन। जो रेलवे का आप स्टीम इंजन बोल दो, या पुराने एकदम जो पहली जो कार थी वो एक्चुअल में पेट्रोल से भी पहले स्टीम पे ही हम चलाने की कोशिश करते थे, नॉट रियली कार बट बहुत सारी जो मशीन्स थी वो हम स्टीम पे चलाने की कोशिश करते थे, है ना, जो ऑटोमेटेड मशीन्स थी दोस्तों। तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं स्टीम इंजन। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फ्यूल जो बर्न होता है उससे जो हीट जनरेट होती है, वो हीट एक्चुअल में इंजन के बॉडी के बाहर कहीं तो भी एक सेपरेट चेंबर लिया जाएगा, एक सेपरेट एक कोई बॉक्स लिया जाएगा जिसमें ये किया जाता है। एक्चुअल यहाँ पर इसमें इंजन के अंदर जो है
वो बर्निंग ऑफ फ्यूल नहीं होता या हीट जनरेशन नहीं होता, है ना। इसको देखा जाए तो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी जो है हीट इंजन की, थ्योरेटिकली एफिशिएंसी जो है एक्सटर्नल इंजन की इज 32%, ठीक है। बट प्रैक्टिकली जो है ये बहुत कम होती है, बट प्रैक्टिकली इसकी आधी आप मान लो सीधे सीधे, प्रैक्टिकली एफिशिएंसी इज 12% इज 12% टू 16%, 12 से 16%, मतलब 50 से भी कम, 40% या 50% ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा आप इसको मान के चलो, है ना, एक्चुअल थेरोटिकल के, है ना। तो 32% ये थेरोटिकली अगर हम ऑन पेपर कैलकुलेट करें तो इतनी आ जाएगी, मतलब वो भी 250 डिग्री सेल्सियस पे और फिर 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, कुछ आइडियल कंडीशंस बना के ये एफिशिएंसी आ सकती है। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में इतनी ही एक्सटर्नल हीट इंजन की एफिशिएंसी रहती है, 12% या 16%, मतलब जितनी हीट यूज हुई जनरेट हुई उसमें से सिर्फ और सिर्फ 12% से 16% हीट ही वर्क में कन्वर्ट होगी। देखो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई, उसमें से सिर्फ जो टोटल Q1 थे उसमें से 12 से 16% हीट को वर्क में कन्वर्ट किया, और बची हुई पूरी 88% से 84% तक की जो हीट है वो सिंक में चली गई। अगर हम एक्सटर्नल इंजन के हिसाब से यहाँ पर लेंगे तो मान के चलो कि 100% हीट यहाँ पर आई, इसमें से सिर्फ 12 से 16% हीट यूज हुई, तो आप मान सकते हो कि 88 से लेके 84% तक की हीट सिंक में वेस्ट हो गई, वेस्ट कर दी हमने इतनी अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ पे कन्वर्जन जो है बच्चों हीट का वर्क में वो बहुत ही कम है, बहुत ही पुअर एफिशिएंसी मानी जाएगी। दूसरा है बच्चों इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। तो दोस्तों इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, जो कंबशन होता है फ्यूल का वो इनसाइड द इंजन होता है, मतलब जो पेट्रोल और डीजल इंजन है जो गाड़ियों में लगते हैं बच्चों, इंजन के अंदर ही स्पार्क जनरेट होता है। आप किक करते हो ना, एक्चुअल में जब हम गाड़ी को किक करते हैं तो हम स्पार्क जनरेट कर रहे हैं, उस स्पार्क से क्या हुआ, अंदर के अंदर ही ऑक्सीजन का एक ट्यूब होगा, मतलब बाहर के एयर का और फ्यूल का, वो दोनों में एक स्पार्क जनरेट होगा और हीट जनरेट होगी, मतलब वहां पे कंबशन होगा इंजन फ्यूल का, और इंजन के अंदर होगा, अंदर ही अपने इंजन के बॉडी के अंदर ही ये कंबशन होगा, हीट जनरेट होगी और उस हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर पाएंगे। बस इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन। आप इसको सिंपली क्या कह सकते हो, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन इसके बेस्ट एग्जांपल है। इनको और एक नाम है, इसको एक और नाम होता है 4 स्ट्रोक इंजन। जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले 2 स्ट्रोक गाड़ियां आती थी, 2 स्ट्रोक गाड़ियां कौन सी थी, लूना थी, एमएटी थी, बहुत आवाज कर रही ड्र ड्र ड्र, और उसकी एवरेज जो है वो भी बहुत कम होती थी, क्योंकि वो 2 स्ट्रोक इंजन जो है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते थे। बट जब 4 स्ट्रोक गाड़ी आई, लाइक सबसे पहले CD100 नाम की एक गाड़ी आई थी हीरो होंडा की, या बॉक्सर आई, या अभी जितनी भी गाड़ियां आती है आपकी 2 व्हीलर्स, वो सारी क्या होती है बच्चों, 4 स्ट्रोक इंजन होती है, मतलब ही कंबशन इंजन के अंदर हो रहा है। अगर इंजन के बाहर हो जाए, जैसे स्कूटर है, स्कूटर में कंबशन जो है वो फ्यूल का वो इंजन के बाहर होता है, तो वो 4 स्ट्रोक नहीं है, वो 2 स्ट्रोक गाड़ी हो गई। बट वही अगर कंबशन अगर इंजन के इनसाइड हो रहा है, आज की कोई भी बाइक आप ले लीजिए, आज के डेट में हर एक, क्योंकि 2 स्ट्रोक जो इंजन है वो बैन हो गए, वो बंद हो चुके हैं, तो हर एक जो आपके पास व्हीकल है वो 4 स्ट्रोक इंजन होता है दोस्तों, है ना। तो इंटरनल कंबशन इंजन को ही हम क्या कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन, इसका दूसरा नाम। और ये क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करने जाएंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, द इंजन इन विच द हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द फ्यूल इनसाइड द मेन बॉडी ऑफ द इंजन, है ना। इन दिस इंजन हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय combustion of fuel, by combustion of fuel inside the main body of engine, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स कौन हुए दोस्तों, पेट्रोल और डीजल इंजन।
एक बात बता दूं कि पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी बहुत कम होती है, या फिर थ्योरेटिकली अगर हम देखा जाए, है ना, वो 52% होती है थ्योरेटिकली इंटरनल कंबशन इंजन has efficiency nearly 52%। देखो बहुत ज्यादा है। थ्योरेटिकली एक्सटर्नल इंजन की 32% थी, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, 52% की एफिशिएंसी हमको थ्योरेटिकली मिल रही है स्टूडेंट्स। थ्योरेटिकल है वैल्यू, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली इतना हम नहीं पाते। प्रैक्टिकली कितना कर पाते हैं तो वो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो है, जो आपका पेट्रोल इंजन है, एफिशिएंसी ईटा ऑफ पेट्रोल इंजन जो है वो कितना होगा दोस्तों, वो होगा 26%, इज 26%, एंड दैट ऑफ डीजल इंजन जो है वो बनेगा 40%। डीजल इंजन इज 40%, मतलब डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा है इससे पेट्रोल इंजन से। वो कम हीट में, मतलब जितनी भी हीट लेता है उसका 40% जो हिस्सा है वो उसमें वो उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। देखो जितनी भी हीट लेता है तो टोटल हीट जो उसने एब्जॉर्ब करी थी उसमें से 40% हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर सकता है कौन, डीजल इंजन। बट जितनी भी हीट लेता है उसमें सिर्फ 26% ऑफ हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट करेगा, वो कौन होगा, पेट्रोल इंजन प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई डीजल इंजन इज मोर एफिशिएंट देन द पेट्रोल इंजन। बट क्या होता है ना कि पेट्रोल इंजन जो है वो वेट में हल्के होते हैं, थोड़े से लाइटर होते हैं। तो जो टू व्हीलर्स है या जो मशीनरी है जहाँ पे हम वेट को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, समथिंग लाइक एरोप्लेन्स, वहाँ पे हम पेट्रोल इंजन यूज़ करते हैं। बट जैसे ट्रक्स हो गए, कार्स हो गई, बहुत बड़े बड़े रेलवे इंजन हो गए, तो जहाँ पे वेट कोई मैटर नहीं करता बच्चों, वहाँ पर हम डीजल इंजन का उपयोग करते हैं, है ना। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, एक नोट करके ऐसा लिख लीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसा नोट करके लिखिए, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, धीरे धीरे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप ऐसा लिखिए। पेट्रोल इंजन इज लाइट इन वेट, पेट्रोल इंजन इज लाइट इन वेट एंड स्मॉल इन साइज। पेट्रोल इंजन क्या है बच्चों, वेट में भी हल्का है और साइज में भी छोटा। पेट्रोल इंजन इज लाइट इन वेट एंड स्मॉल इन साइज। इट इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स, स्कूटर्स, कार्स एक्सेट्रा। इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, एरोप्लेन में, स्कूटर्स में, कार्स में। क्यों, क्योंकि ये हल्के हैं अपने वजन में, ठीक है। बट डीजल इंजन कहाँ यूज करते हैं तो हम वो देखेंगे। पहले लिख लो ये इतना कि पेट्रोल इंजन आर is light in weight and small in size. It is used in aeroplanes, cars, scooters, etc. Diesel engine is heavy. क्या लिखोगे, diesel engine is heavy and hence used in truck, tractor, railway engines एक्सेट्रा। ट्रक में, ट्रैक्टर्स में, रेलवे इंजन्स में, अभी तो कार्स में भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी अभी जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हो गई है, कारें भी उतनी पावरफुल बनने लगी हैं, तो कार भी डीजल इंजन में आती है। बट पॉपुलरली जो है पहले कार्स जो है वो पेट्रोल इंजन में ही बनते थे। द रीज़न इज पेट्रोल इंजन हल्का होता है बट उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, इसलिए पेट्रोल कार्स की जो एवरेज है वो कम होती है अगर आप देखोगे, वही डीजल कार्स की एवरेज जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम हीट इंजन इस टॉपिक को यहाँ पे रोक लेते हैं स्टूडेंट्स। हीट इंजन में हमने देखा कि सोर्स से हीट लेंगे, कौन लेगा, वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से हीट Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से कुछ हीट वो वर्क में कन्वर्ट करेगा और बचा हुआ जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है वो डंप कर देगा सिंक में, है ना।
एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 - Q2/Q1, और फिर टाइप्स ऑफ हीट इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। इतना सिंपल हमारा उसका ये है, उसको हम रिवाइज कर सकते हैं हीट इंजन्स को। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना। एक बड़ा अच्छा हेडिंग करिए, ये होगा प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसको दूसरा नाम हम हीट पंप्स देते हैं। रेफ्रिजरेटर ही एक तरीके से हम जो एयर कंडीशनर होते हैं कूलिंग के लिए वो यूज होते हैं, या फिर आप जो ठंडी में जो रूम को जो गर्म करने के लिए हम रूम वार्मर यूज करते हैं ना, लाइक हीटर आप सिंपल भाषा में जो बोलते हो, वो भी एक तरीके से रेफ्रिजरेटर ही है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अभी तो हम पहले रेफ्रिजरेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स उल्टी होने जा रही है, रिवर्स होने जा रही है। मैं एक डायग्राम निकालने जा रहा हूँ। ये है दोस्तों सिंक। देखो, अगर आप हीट इंजन में जाते थे तो हम इसको सोर्स लेते थे, सिंक। सिंक का टेम्परेचर हम क्या मानते हैं दोस्तों? T2, जो कि हर बार क्या होगा? लोअर टेम्परेचर होगा, T लोअर, T2। सिंक में से हीट एब्जॉर्ब करी जाएगी, Q2 अमाउंट ऑफ हीट। सिंक में से Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी जाएगी। यहां होगा बच्चों वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक। और फिर ये वर्किंग सब्सटेंस, इसमें से जो हीट है Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स को देगी। उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। यहाँ पर सोर्स से हीट लिया, सिंक से हीट लिया और सोर्स को दिया। सोर्स का टेम्परेचर T1 है, जो कि हाइयर टेम्परेचर है। TH लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, हाइयर टेम्परेचर, ठीक है। लोअर टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर। सिंक से हीट ली, वर्किंग सब्सटेंस ने कुछ किया और सोर्स में हीट दी। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्लू में जो है हीट इंजन का यही डायग्राम निकाल के बता रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, बस कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे क्या होता था बच्चों? सोर्स होता था। सोर्स की टेम्परेचर T1 थी, Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता था। वर्किंग सब्सटेंस है यहाँ पे, Q2 अमाउंट ऑफ हीट देगा, किसमें? सिंक में देगा, और सिंक की टेम्परेचर T2 है। ऑब्वियसली T2 इज लेस देन T1। और वर्किंग सब्सटेंस क्या करता था? एक्सटर्नल एनर्जी को वर्क देगा, हीट इंजन। अब इसका उल्टा देखो, सिंक का टेम्परेचर T2 जो हमने हीट इंजन में यूज किया, वही हम डिनोमिनेशन, वही हम एक्चुअल में जो सिंबल्स है वो ले रहे हैं कि T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, जो कम ही होगा। T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, जो कम ही होगा। Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसमें से ये लेगा, वर्किंग सब्सटेंस एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अभी हमें ठंडा करना है चीज, और अब हमें वर्क डन नहीं चाहिए। हीट इंजन में क्या करना, हमको क्या चाहिए था? एक्सटर्नली वर्क चाहिए था, कोई मैकेनिकल वर्क हम लेते थे। यहां पर क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस पे वर्क होता है। मतलब जो गैस हम यूज कर रहे होंगे, जो भी वर्किंग सब्सटेंस होगी, यहां पे से वर्क उसको मिलेगा बाहर से, मतलब सराउंडिंग विल डू द वर्क ओवर द गैस या सिस्टम। यहां पे क्या होता था? गैस यूज टू डू वर्क ऑन द सराउंडिंग, मतलब यहां पे पॉजिटिव वर्क डन था। देखो, हीट इंजन में हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एम था कि हम हीट से वर्क कन्वर्ट करें। रेफ्रिजरेशन में सिंपल है भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी एनवायरनमेंट को ठंडा करें। तो हम क्या कर रहे हैं? सिंक से हीट निकाल ले रहे, तो सिंक को ठंडा कर रहे हैं। कैसे करेंगे तो हम देखेंगे, बट यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस से बाहर से वर्क हो रहा है, और ये वर्क होके फिर हम जो बाकी की हीट है ना, वो हम सोर्स में दे रहे हैं। एक्चुअल में प्रोसीजर क्या होता है, ये होने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रियली हो क्या रहा है। पहले तो समझिए कि हो क्या रहा है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ। एक गैस होती है, इस गैस को समझ लो, ये एक रेफ्रिजरेटर है, एक डायग्राम से मैं बता रहा हूँ।
या रेफ्रिजरेटर में हमारा सिंक कौन है? सिंक है दूध, पानी, सब्जियां, ये जो इसमें रखा हुआ है। ये ऊपर के शेल्फ में आइस है ना, आइस के ट्रे रखे हुए हैं। ये हम डोर वैसे बड़ा रहता है, मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ। और ये जो है ये हमारे सब्जियों का बॉक्स है, इधर दूध वूध सब पानी वानी सब रखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा एक आउटलेट दे देंगे। रुको, रेफ्रिजरेटर को थोड़ा सा मैं बड़ा एक ये कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फ्रीजर है वगैरह, ये यहाँ पे सब्जी, फल सब्जी है ना, ये सब रखा हुआ है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ऐसा एक डिब्बी रहेगी, एक ऐसे एक आउटलेट रहेगा, और इसमें से ना हम एक गैस को अचानक से सडनली हाई प्रेशर से लो प्रेशर में छोड़ेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में छोड़ेंगे ऐसे। इससे क्या होगा, ये गैस अचानक से ठंडी हो जाएगी। ये आप कैसे समझोगे कि क्यों हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस अचानक से ठंडी हो जाती है, ये आप पहले समझ लो। सडनली जब हम गैस को एक्सपांड कराते हैं, है ना, अचानक से, मतलब बहुत कॉम्प्रेस करके उस गैस को ऐसे भरा गया है और अचानक से छोड़ दिया सडनली, तो क्या होगा, एकदम हाई प्रेशर पे गैस को हमने ऐसे भर के रखा था और अचानक से उसको रिलीज कर दिया। ऐसे हाई प्रेशर पे हमने भर के रखा था, अचानक से उसको रिलीज कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, हाई प्रेशर से बिल्कुल गैस जो है एक्सपांड होके, सडनली एक्सपांड होके लो प्रेशर में, मतलब खुले आसमान में आ जाएगी, लो प्रेशर में आ जाएगी, तो वो ठंडी हो जाती है। अगर ऐसा जब भी होता है ना, तो उसका कूलिंग हो जाता है। आप इसको प्रैक्टिकली समझिए। अपने मुंह को बंद करिए सबसे पहले, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, डू दिस राइट नाउ। मुंह को बंद करिए। अब जब हम किसी के आंख में कुछ कचरा गया तो फूंक मारते हैं, आंख में कचरा जाने पर हम फूंक मारते हैं ना, या फिर दूध को ठंडा करने के लिए, चाय को ठंडा करने के लिए फूंक मारते हैं, वैसा करिए मुंह का शेप। तो देखिए, जब आप अब और अपने मुंह के सामने ऐसा करने के बाद हाथ रखिए खुद का ही, और अब एयर को ब्लो करिए, तो आपको पता चलेगा कि वो जो हवा आपके मुंह से निकल रही है वो ठंडी निकल रही है। वही मुंह को पूरा ऐसा पूरा क्या पूरा समझ लो, पूरा खोल दीजिए आ करके बड़ा, जैसे डॉक्टर को दिखा रहे हो, और अब हाथ को सामने रखते हुए एयर को ब्लो करिए, जैसे हम कौन से टूथपेस्ट वाले एड्स में दिखाते हैं ना, बात लेने के लिए मुंह का, वैसा करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि गर्म हवा निकलेगी। करेंगे तो गर्म हवा निकलेगी, करेंगे तो ठंडी हवा निकलेगी। तो हो क्या रहा है, ठंडी हवा क्यों निकल रही है, क्योंकि आपने पहले माउथ में एयर को जमा कर लिया, मतलब हाई प्रेशर पे रख दिया, और फिर उसको आपने ब्लो किया, मुंह से आपने एयर प्रेशर को ब्लो किया, और बाहर जैसे मुंह के बहुत छोटे से एंट्रेंस से हवा जो है वो हाई प्रेशर में जमा हो गई थी, आपने एंट्रेंस छोटा कर दिया था मुंह का, है ना, और फिर वो जो अब हवा आपके मुंह से बाहर निकली तो अचानक से खुले आसमान में आ गई, तो वो क्या हो गई बच्चों, एक्सपांड हो गई, है ना। आप एक बार करके देखिए इस चीज को, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। अगर मुंह को आप बिल्कुल छोटा करके, जैसे है ना, करके देखोगे और हवा ब्लो करोगे, जैसे सीटी बजाते हैं, तो हवा ठंडी होकर निकलती है, क्योंकि वो हाई प्रेशर से अचानक से खुले आसमान में आने से लो प्रेशर में आ गई। पर अगर वही आप मुंह को पूरा पूरा बहुत बड़ा खोल के अगर आप एयर को ब्लो करते हो तो गर्म हवा आती है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने एयर को हाई प्रेशर से अचानक से इसमें छोड़ दिया सिस्टम में, तो क्या हो गया, लो प्रेशर पे हवा आ गई, और इसलिए वो क्या हो गया, जो गैस थी वो लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट हो गई, है ना। यहाँ से जैसे ही ये गैस जो छूटी, इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड वेपर, मतलब लिक्विड और वेपर मिक्सचर बन गया। क्यों, क्योंकि वो ठंडी हो गई है। गैस निकली यहाँ से, इस आउटलेट से गैस जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे बाहर निकली, तो ये गैस ठंडी हो गई, और ठंडे होने की वजह से वो लिक्विड वेपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गई। अब क्या होगा, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो ठंडे हैं, इसलिए उस सराउंडिंग के ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड वेपर मिक्सचर है, वो इस सराउंडिंग से जो है हीट को जो है वो खींच लेगी, मतलब एक्सट्रैक्ट करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और ये लिक्विड वेपर मॉलिक्यूल फिर एक बार वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये वेपर में कन्वर्ट होकर इसको बाहर निकाल लेंगे, और इनके ऊपर एक वर्क किया जाएगा। एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है। हीट इंजन में गैस वर्क करता था
सराउंडिंग के ऊपर। यहाँ पे सराउंडिंग मतलब कोई बाहर से मोटर, कोई कंप्रेसर, कुछ भी लगा के अब एक एक्सटर्नल एजेंसी दोस्तों इसके ऊपर वर्क करेगी और इस गैस को फिर एक बार हीटअप करेगी और हीटअप करके इसको किस में जाने देगी, सिंक में। सिंक में चली गई ये गैस, तो इसने फिर से जो एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट है वो सिंक में, सॉरी सोर्स में। सोर्स कौन है यहाँ पे, सराउंडिंग। सिंक कौन है, देखो सिंक है आपका इनसाइड रेफ्रिजरेटर। इनसाइड रेफ्रिजरेटर हम ऐसा बोलते हैं, फ्रिज के अंदर का जो सराउंडिंग है उसको हम सिंक बोलते हैं। वर्किंग सब्सटेंस कौन है, गैस है, और सोर्स कौन है यहाँ पे, सराउंडिंग है। यहाँ पे समझना है सोर्स जो है वो सराउंडिंग है। रेफ्रिजरेशन से उस गैस ने अचानक एक्सपांड होते हुए हीट को एक्सट्रैक्ट किया, है ना, और वो लिक्विड वेपर जो है फिर से वेपर में कन्वर्ट हो गए। बाहर से किसी एजेंसी ने उस गैस के ऊपर वर्क किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया और ये इंक्रीज टेम्परेचर के साथ सराउंडिंग में गया और सराउंडिंग में उसने कुछ एनर्जी दे दी, Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे दी। फिर वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ गया, है ना, इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट में। फिर उसको कंप्रेस करके सिंक में मतलब फ्रिज के अंदर डाला गया। इसीलिए देखना कभी भी फ्रिज में कंप्रेसर्स होते हैं, आप एसी लगाओगे उसमें कंप्रेसर्स होते हैं। क्या कर रहे हैं, ये एयर को कंप्रेस करते हैं और फिर अचानक से कंप्रेस करते हैं मतलब दबा के हाई प्रेशर पे उसको फिल करते हैं और फिर रेफ्रिजरेटर में छोड़ देते हैं, फ्रिज के अंदर छोड़ देते हैं। तो अचानक से एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पे जो है हीट जो है ये जो गैस है बच्चों वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं अचानक कूलिंग की वजह से, और ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है सराउंडिंग के अंदर या मतलब जो फ्रिज के अंदर के जो गर्मी है उसको खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ये गर्मी एब्जॉर्ब करके फिर ये वर्किंग सब्सटेंस को बाहर लेकर आ जाती है इस गैस को, और इस गैस के ऊपर एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगी। एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करके उसमें फिर और उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा और फिर उस गैस को हम सोर्स में मतलब सराउंडिंग में छोड़ देंगे ताकि ये जो है फिर से हीट लूज कर देगा और फिर दिस गैस विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, फिर एक बार कंप्रेसर में भरी जाएगी। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, पहली बात। जैसे हीट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस था, वैसे रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर उल्टा हो रहा है, सिंक से हीट ली जाती है, बाहर से वर्क किया जाता है और फिर सोर्स में दिया जाता है। हीट इंजन में सोर्स से हीट ले रहे थे, बाहर वर्क दे रहे थे, मतलब गैस यूज टू डू द वर्क ऑन सराउंडिंग, तो वर्क डन पॉजिटिव था। और फिर सिंक में हम जो है बची हुई हीट, वर्क लेने के बाद बची हुई हीट सिंक में देते थे। यहाँ पे हमने सिंक से हीट ली, उस गैस के ऊपर वर्क हुआ, बाहरी सराउंडिंग ने वर्क किया और फिर इसका टेम्परेचर बढ़ा के हमने सोर्स में वो हीट लूज कर दी, उसको हमने एमिट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इस तरीके से ये रेफ्रिजरेशन का जो सिस्टम है वो वर्क करता है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर को अब स्टेप बाय स्टेप लिखने जा रहा हूँ, जो भी आप भी एक नोट्स बना के इसको लिखोगे दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहले जो है हेडिंग आप दोगे प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। एक हेडिंग दे दिया, एक डायग्राम मेरे साथ आप निकालोगे कि सिंक है, इसको आप कंपैरेटिवली पढ़ोगे हीट इंजन के साथ। सिंक है जिसका टेम्परेचर, इसको मैं क्या कह रहा हूं, सिंक को ही मैं कोल्ड रिजर्वायर कहता हूं। क्या कहता हूं दोस्तों, कोल्ड रिजर्वायर। ठंडा करना है और यही ठंडा है, इसका टेम्परेचर T2 है ना। मैं इसको TL लिखता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये लोअर टेम्परेचर है। यहां से आपने Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी, जिसको ठंडा करना है मतलब फ्रिज के अंदर से। फिर आपके पास एक वर्किंग सब्सटेंस तो है ही। वर्किंग सब्सटेंस कौन होता है बच्चों, गैस होता है, कॉम्प्रेस्ड गैस। तो वर्किंग सब्सटेंस, अब इस वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर, इसके ऊपर वर्क हुआ है, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी ने गैस के ऊपर किया। पिछले बार मैं बार बार बता रहा हूं कि गैस ने एक्सटर्नली वर्क किया था, तो ये वर्क डन बच्चों निगेटिव वर्क डन है, क्योंकि जब भी गैस के ऊपर वर्क होता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वो वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है। और फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाया वर्क करके, और ये जो है इसमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसने किसको दे दी बच्चों, सोर्स को दे दी, सोर्स। और यहाँ पे सोर्स जो है वो क्या है, हॉट रिजर्वायर हुआ, हॉट रिजर्वायर। एक बात, फिर
यहाँ पे हम देखेंगे कि सोर्स का टेम्परेचर T1 है, मतलब वो ही हायर टेम्परेचर पे है। हम उल्टी प्रोसेस कर रहे हैं, हायर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हमने हीट को फ्लो कराया। ठीक है, मतलब एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हीट जो है वो हायर से लो में ये करे, बट हमें अब एक्सटर्नल वर्क करके क्या करना है, हीट को लोअर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो कराना है कि नहीं। तो हम लिखते हैं नेचुरली, ये सब आप लिखोगे मेरे साथ, नेचुरली हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, बट by external work done, the external work we can make heat to flow from lower to हायर। नेचुरली होगा क्या, नहीं, एक्सटर्नल वर्क करना होगा और उसके हेल्प से हम लोअर टेम्परेचर से लोअर टू हायर टेम्परेचर पे हम हीट को फ्लो कराएंगे। बट द एक्सटर्नल वर्क वी कैन मेक हीट टू फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा हम एक्चुअल में कर रहे हैं। तो दिस इज दस, अब ये क्या हो गया, यही एक्चुअली प्रोसेस जो है, और ये क्या है, अगेंस्ट नेचुरल टेंडेंसी है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर्स कहते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये क्या है, एक आइडियल रेफ्रिजरेटर देखा जाए तो हीट इंजन है, बट वर्किंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। देयरफॉर आइडियल हीट, एक्चुअली रेफ्रिजरेटर क्या है, आइडियल रेफ्रिजरेटर is a heat engine working in reverse direction। रिवर्स डायरेक्शन में अगर मैं हीट इंजन को वर्क कराऊं, मतलब सिंक से एनर्जी खींच के सोर्स में दूं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक प्रोसीजर लिख रहा हूँ, ये प्रोसीजर आप पॉइंट वाइज कैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, ये मैं डायग्राम को बस अब मैं वर्ड्स में लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास नोट्स होनी चाहिए। डायग्राम को वर्ड्स में, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम बोलेंगे इन रेफ्रिजरेशन Q2 amount of heat is absorbed from cold reservoir। कोल्ड रिजर्वायर मतलब सिंक से आप लोगे Q2 अमाउंट ऑफ हीट। ये एक बात आपको ध्यान में आ गया, है ना, एट टेम्परेचर T2, जो कि T2 जो है वो लोअर टेम्परेचर है। एंड an external work is done on the working substance ये T2 को मैं फुल स्टॉप देके एन ऐसा कहता हूँ, एन एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। हम ब्रैकेट में लिखते हैं देयरफॉर वर्क डन इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क किया गया है वर्किंग सब्सटेंस पे जिसने हीट एब्जॉर्ब करी थी, एंड इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड। नाउ Q1 amount of heat is rejected। Q1 amount of heat क्या होगी, rejected to hot reservoir, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सोर्स एट टेम्परेचर T1। ठीक है, तो अब Q2 अमाउंट ऑफ हीट ली, वर्किंग सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब करी, कहां से करी, सोर्स सिंक से करी,
फिर उस पर वर्क हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ा और फिर उसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हॉट रिजर्वायर को दे दी। ठीक है, अब यही हमारी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। तो अब हम और एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस प्रोसेस से ये पूरी गैस गुजरेगी, है ना, ये हम देखने जा रहे हैं। यूजुअली वर्किंग सब्सटेंस goes through a process, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस लिख देता हूं मैं, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। मतलब ये वर्किंग सब्सटेंस के साथ क्या क्या होगा। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और अब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी। सबसे पहले प्रोसेस होगी कि इस गैस को हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे हम रिलीज करेंगे, किसमें, रेफ्रिजरेटर के अंदर, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस, सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मैं सब कुछ आपके साथ नोट्स लिख रहा हूं ताकि आप उसको लिखो यार अच्छे से, ठीक है। नहीं तो मैं सिर्फ डिक्टेट कर देता, बट नहीं, मुझे चाहिए कि आप भी उसके साथ मेरे साथ लिखो सब। सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रिजल्टिंग इन कूलिंग ऑफ द गैस, है ना। इससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन कूलिंग ऑफ गैस। ये मैंने पहले ही समझाया कि यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जब आप गैस को रिलीज करोगे तो गैस जो है वो ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, और इससे क्या होगा, वो वेपर लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्टिंग इनटू वेपर लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, एक बात। फिर दूसरी स्टेप क्या होगी यहाँ पे दोस्तों, कि अब ये जो है, ये गैस जो है, ये जो मिक्सचर है, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी, किसमें से, सिंक में से, और फिर से एक बार वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। हम बोलेंगे दिस मिक्सचर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, या सिंक लिख दो यार, कौन इतना बड़ा वर्ड लिखेगा, सिंक से। दिस मिक्सचर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सिंक and again gets converted into vapor या गैस। वही गैस या वेपर, अब जो कुछ बोलो, है ना, वेपर गैसेस फॉर्म हो गया। अब हम बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंसी डज वर्क on this gas and raises its temperature। बाहर की एजेंसी इस गैस पे वर्क करेगी और उस गैस को हीट अप करेगी, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। आपको भी पता है अगर वर्क इज डन ऑन द गैस तो हीट, वो गैस कंप्रेस होके क्या होती है बच्चों, फिर से उसके टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम कंप्रेसर यूज करते हैं, गैस एंड रेजेस इट्स टेम्परेचर, ठीक है। और फिर हीटेड वेपर जो है, लास्ट जो हमारी स्टेप है, हीटेड वेपर इज देन रिलीज्ड इनटू सराउंडिंग, है ना। अब ये जो हीटेड वेपर है हम इसको सराउंडिंग में छोड़ देंगे, है ना, और इससे क्या होगा, गैस जो है फिर से हमारे इनिशियल स्टेज पे आ जाएगी। ब्रिंगिंग देम टू इनिशियल स्टेट आफ्टर कंप्लीटिंग द साइकिल, bringing a gas to initial state after one cycle। मतलब ये एक पूरी की पूरी क्या हो गई बच्चों, साइकिल हो गई। या आप अच्छे से लिख के 2 बार 3 बार पढ़िए, नहीं समझ में आया, मुझे पता है ये टॉपिक, रेफ्रिजरेशन का पर्टिकुलरली टॉपिक समझने के लिए थोड़ा सा हेवी जाता है, तो डरिएगा मत। आप कुछ बस मुझे अच्छे से बताइएगा कि आपको क्या क्या क्वेरीज आई, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि रेफ्रिजरेशन के अंदर वाला जो पार्ट है वो सिंक है,
वहाँ पे हमने हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे गैस को रिलीज किया। ये गैस जो है अचानक से हाई से लो पे आने की वजह से कूल हो गई, ठंडी हो गई। ठंडी होने की वजह से ये गैस जो है लिक्विड और वेपर के मिक्सचर में कन्वर्ट हुई, और इस लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स ने अंदर की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके ये फिर एक बार वेपर में कन्वर्ट हो गई। अब इस वेपर को हमने कंप्रेस किया, एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया और इस वेपर को कंप्रेस किया। कंप्रेशन से क्या होगा बच्चों, नेगेटिव वर्क डन होगा और गैस जो फिर से हीटअप हो जाएगी, ज्यादा हीट ले लेगी, है ना, कंप्रेशन की वजह से। बाहर की एजेंसी वर्क कर रही है अब, और फिर ये जो हीटअप गैस है वो हम सराउंडिंग में रिलीज कर देंगे। तो इसने क्या किया, अपना पूरा टेम्परेचर जो सराउंडिंग में दे दिया। इस तरीके से ये पूरा आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्योंकि ये फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आया है तो इसका इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो नहीं होता, है ना। हम बोलेंगे इन साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हुआ, और क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हुआ, है ना, तो हम यहाँ पे बस अभी कुछ लिख रहे हैं। लेट Q2 क्या हुआ, एक्सटर्नल हीट एक्सट्रैक्टेड। हम क्या बोलेंगे, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंक। Q2 इज हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंक। Q1 हीट गिवन इनटू सराउंडिंग, और आपका जो W है वो है वर्क डन ऑन द गैस बाय एक्सटर्नल, बाहरी एजेंसी ने, है ना, बाहर से वर्क हुआ है बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार मैं आपको इतनी बार बता रहा हूं, इसका यही कारण है। और यहाँ पे वर्क जो है वो निगेटिव होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और देयरफॉर ये होगा आपका जो चेंज इन हीट है, देखो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क होता है ना आपका, तो डेल्टा Q क्या होगा, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U जीरो प्लस वर्क जो है वो नेगेटिव वर्क। क्यों, क्योंकि बाहर से एजेंसी ने वर्क किया। अब Q2 जो है वो कम होगा Q1 से, देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, देयरफॉर W इज इक्वल टू हम लिखेंगे Q1 माइनस Q2। ये हो गया आपका एक पहला इक्वेशन वर्क डन का। ठीक है, आज के लिए क्योंकि एक लंबी क्लास होते जा रही है, 40 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है, तो मुझे बीच में से टॉपिक अभी रोकना पड़ेगा। इसी टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रेफ्रिजरेशन के टॉपिक को बच्चों कंटिन्यू करूंगा मैं कल, दोबारा फिर से इतना ही पोर्शन रिवाइज करके फिर एक बार कंटिन्यू करूंगा बच्चों। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा आज भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आज की।